गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से कि श्रीलंका के प्रसिद्ध वास्कोडुआ श्री सुभूति विहाराय बौद्ध मंदिर में अशोक स्तंभ की प्रकृति का अनावरण किया गया। सेकेंड है कि मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028 तक बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। थर्ड है कि IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 यूएई में आयोजित की जाएगी। फोर्थ है कि भारतीय वायुसेना 62 वर्ष की सेवा के बाद MiG-21 लड़ाकू विमान को करेगी रिटायर। फिफ्थ है कि इस्तांबुल एयरपोर्ट ट्रेवल प्लस लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 में बना सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। सिक्स्थ है कि नई दिल्ली चौथे विश्व खाद्य भारत 2025 की मेजबानी करेगा। मलेशिया ने भारत को अपना सबसे बड़ा पॉम ऑयल बीज आयातक घोषित किया। इंडिया ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की। नाइन्थ है कि वन टाइम रेगुलाइजेशन स्कीम 2025 पुडुचेरी में लॉन्च की गई। टेंथ है कि यूएई के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण को समाप्त करने का आदेश दिया। 11th है कि 45 वर्ष की उम्र में WTA सिंगल्स मैच जीतकर वेनस विलियम्स बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी उम्रदराज महिला टेनिस खिलाड़ी। 12th है कि 1000 साल पुरानी चोल संगम झील तमिलनाडु में होगी दोबारा बहाल। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि जो लोग अपने डर से नहीं डरते वही दुनिया को बदलते हैं, यानी दोज हु डोंट फियर देयर फियर्स आर द वंस हु चेंज द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हम लोग 25 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है, तो चाइना के। हाल ही में बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय कौन बन गई है, तो सुहाना शाह। जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को रैंकिंग क्या मिला है, तो 77वां रैंकिंग। हाल ही में कोलकाता में GRAC द्वारा लॉन्च की गई 8वीं और अंतिम ASW सैलो वाटरक्राफ्ट कौन सी है, तो INS अजय। हाल ही में किस देश ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है, तो USA ने। हाल ही में देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र कहां स्थापित होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में शुरू किया गया भारत NCX 2025 क्या है, तो ये एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध किससे है, तो ये आपको पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा, तो 30 जुलाई को। हाल ही में जज यशवंत वर्मा के निष्कासन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 218 में। भारत और किस देश के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी गई है, तो ब्रिटेन के साथ। हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.3%। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में किस देश के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्कोडुआ श्री सुभूति विहाराय में अशोक स्तंभ की एक प्रकृति का अनावरण किया गया है, यानी इन जुलाई 2025 a replica of the Ashok pillars was unveiled at the famous Buddhist temple Vaskadua Sri Subhuti Viharay in which country? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की श्रीलंका, यानी श्रीलंका में प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्कोडुआ श्री सुभूति विहाराय में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। जुलाई 2025 में श्रीलंका के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्कोडुआ श्री सुभूति विहाराय में अशोक स्तंभ की प्रकृति का अनावरण हुआ है।
यह प्रकृति भारत और श्रीलंका सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की पहल में का एक हिस्सा है। अशोक स्तंभ बौद्ध धर्म के प्रतीक और भारत के राष्ट्रीय धरोहर का भी प्रतीक है। कार्यक्रम में कई बौद्ध भिक्षुओं, भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधियों और स्थानीय श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। इस परियोजना का उद्देश्य है कि श्रीलंका में बौद्ध विरासत के संरक्षण और प्रचार को बढ़ावा देना। फ्रेंड, श्रीलंका है तो देख लेते हैं श्रीलंका को मैप में। तो श्रीलंका जो है आपको साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है जिसका कैपिटल कोलंबो श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे भी है। प्रेसिडेंट की बात करें तो अनुरा कुमार दस्यनके है। करेंसी श्रीलंकन रुपी चलती है। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ और देख लेते हैं मैप पर। तो यहाँ पर आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट दिखाई देगा। ये आपको गल्फ ऑफ मन्नार है। यहीं पर आपको आडम ब्रिज भी दिखाई देगा। जाफना, ये वाला पोर्शन आपका जाफना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने कब तक भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की घोषणा की? यानी रिसेंटली मॉर्गन स्टैनली announced that India will become the first world third largest economy by which year? Option A, year 2028, option B, year 2030, option C, year 2032 और option D, year 2035। तो इसका साइंस रेफरेंस की ईयर 2028 में मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट का शीर्षक है कि इंडिया स्टेट लीड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, और यह अनुमान लगाती है कि 2028 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत की जीडीपी 2035 तक लगभग आपका 10.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 से 5 राज्य जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक 2030 से 2035 तक 1 ट्रिलियन जीएसडीपी वाले हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद यानी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को सफलता बताते हुए कहा गया कि राज्यों की नीति निवेश और आकर्षित करने में निर्णायक होंगी। भारत अगले दशक में वैश्विक वृद्धि का लगभग 20% हिस्सा योगदान देगा। निर्यात और पूंजी बाजार में भी प्रमुख भूमिका निभाएगा भारत। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतमदा और गदर 380 का अनावरण किया है? ये होगा आपका ईरान ने किया है। एआई टूल्स को अपराधी घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये आपको ब्रिटेन बन गया है। किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो ये आपको श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहां पर आयोजित की जाएगी? यानी विच कंट्री विल होस्ट द आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब इमिरात और ऑप्शन डी इजिप्ट। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की यूनाइटेड अरब इमिरात यानी यूएई जो है आईयूसीएन वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन करेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक यूएई के आबू धाबी में की जाएगी। यह घटना अब देश के अभूतपूर्व नेतृत्व और पर्यावरण दृष्टिकोण का प्रतीक है। विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण सभा जिसमें सरकार, नागरिक समाज, व्यवसाय और जनजातीय संगठन हिस्सा लेंगे। कांग्रेस का उद्देश्य है कि वैश्विक जैव विविधता ढांचे को लागू करने के तरीकों को तय करना है। आयोजक स्थल होगा यानी अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर जो है ये आयोजक स्थल है। इस सम्मेलन की मेजबानी के लिए चुना गया है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि व्हाट्सएप ऐप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी संस्थाएं उपलब्ध कराएंगी सेवाएं? ये होगा आपका आंध्र प्रदेश। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 100% कर दिया गया। किस देश में मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो ये आपको जापान में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना द्वारा 62 वर्षों की सेवा के बाद किस लड़ाकू विमान को 19 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से रिटायर किया जाएगा? यानी विच फाइटर एयरक्राफ्ट विल ऑफिशियली रिटायर्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स ऑन 19 सितंबर 2025 आफ्टर 62 इयर्स ऑफ सर्विस? ऑप्शन ए मिराज 2000, ऑप्शन बी तेजस, ऑप्शन सी सुखई 30 MKI और ऑप्शन डी मिग 21। तो इसका साइंस है फ्रेंड्स की मिग 21 जो है
भारतीय वायुसेना द्वारा 62 वर्षों की सेवा के बाद 19 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से रिटायर कर दिया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मिग 21 62 साल सेवा दिया है। यह 1963 से भारतीय वायुसेना की सेवा में रहा और 19 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएगा। अंतिम परंपरागत उड़ान को 23 स्क्वाड्रन द्वारा चंडीगढ़ एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा। उड़ता ताबूत की उपमा इसको दी गई है। उच्च दुर्घटना की वजह से इसका नाम दिया गया है, यानी 400 प्लस घटनाएं, करीब 200 पायलट की इसमें मृत्यु हो चुकी है। तेजस MK1 प्रतिस्थापन, यानी इसके जगह पर अब भारत का तेजस LC MK1 विमान को तैनात किया जा रहा है। फ्लाइट स्क्वाड्रन की कमी हो रही, यानी सेवा समाप्ति के बाद IAF स्क्वाड्रन संख्या 31 से घटकर 29 रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्रैवल्स प्लस लीजर्स वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड में कौन सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है, यानी विच एयरपोर्ट वाज नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट इन द रिसेंट ट्रैवल्स प्लस लीजर्स वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड। ऑप्शन ए चेंगी एयरपोर्ट, ऑप्शन बी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी इस्तांबुल एयरपोर्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इस्तांबुल एयरपोर्ट जो है ट्रैवल लीजर्स वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ट्रैवल प्लस लीजर्स वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 से सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पुरस्कार इस्तांबुल एयरपोर्ट को तिर्कू को मिला है, जिसमें 98.57 रीडर स्कोर प्राप्त किया। यह विमानस्थल ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। इससे पहले 2024 में भी यह शीर्ष पर रहा था। हवाई यात्रियों द्वारा इसकी विस्तृत सुविधाएं, आधुनिक डिजाइन और ग्लोबल कनेक्टिविटी को उच्च अंक मिले हैं। शिकागो की इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्तांबुल ने सिंगापुर के चेंगिन जो कि दूसरे स्थान पर है, दोहा तीसरे स्थान पर, दुबई इंटरनेशनल 5वें और भारत का जो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपको 9वें स्थान पर है। शारीरिक विकल्प जैसे सिंगापुर, चेंगई, हामिद इंटरनेशनल और मुंबई को भी टॉप 10 में स्थान मिला है। पहला स्थान इस्तांबुल एयरपोर्ट को ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का कौन सा शहर चौथे विश्व खाद्य भारत 2025 का मेजबानी करेगा, यानी विच सिटी ऑफ इंडिया विल होस्ट द 4th वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी रांची। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि नई दिल्ली, यानी नई दिल्ली में भारत का चौथा विश्व खाद्य भारत 2025 की मेजबानी करेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि चतुर्थ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन 25 से 28 सितंबर 2025 तक न्यू दिल्ली में आयोजित होगा, भारत मंडपम प्रगति मैदान में। यह वार्षिक आयोजन भारत को वैश्विक खाद्य यानी प्रसंस्करण, नवाचार और निवेश के ग्लोबल हब के रूप में प्रतिस्थापित करने का मंच होता है। यह वर्ष चौथा संस्करण पहले से बड़ा होने जा रहा है, जिसमें 90 प्लस देश और 2000 से अधिक प्रदर्शकों की भागीदारी की उम्मीद है। इसका थीम है कि प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी, यानी सतत विकास महिला उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्र मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ FPI द्वारा ब्रोशर्स, वेबसाइट एंड ऐप भी लॉन्च किया गया ताकि पूरे आयोजन को व्यापक रूप से पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। फ्रेंड्स, नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है तो देख लेते हैं नई दिल्ली को मैप में। तो नई दिल्ली है जो आपका इंडिया के कैपिटल भी है, ये एक यूनियन टेरिटरी भी है, जिसके CM जो है रेखा गुप्ता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना है। राज्यसभा के लोकसभा के 7 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर यूनिकैमरल देखने को मिलेगा। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात नहीं कि किस देश की सरकार ने कर्मचारियों को हफ्ते में काम के घंटे को कटौती करने की फैसला किया है, तो ये आपको स्पेन की सरकार ने किया। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमंस काउंसिल यानी UNHRC से बाहर हुआ है, तो USA अमेरिका। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, तो ट्रेविस हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीजक आयात घोषित किया है, यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर इंडिया एज इट्स लार्जेस्ट पाम्स ऑयल सीड इंपोर्टर्स। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी मलेशिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मलेशिया ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीजक आयात घोषित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत मलेशिया का सबसे बड़ा तेल
पाम बीज आयातक बना है। 2024 में लगभग 3.03 मिलियन टन आयात के साथ मलेशिया के कुल पाम तेल निर्यात का लगभग 17.9% भारत के साथ होता है। भारतीय सरकार ने नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल पाम्स योजना के तहत 2025-26 तक 1 मिलियन हेक्टेयर तक पाम तेल उत्पादन बढ़ाने को लक्ष्य रखा है। मलेशिया पाम तेल बोर्ड ने उच्च पैदावार वाली नई किस्म विकसित की है, जिनसे प्रति हेक्टेयर 300 टन से अधिक ताजा फल थैलियां प्राप्त हो सकती हैं। अब तक लगभग 370,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पाम तेल की खेती हो चुकी है। मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्य व द्वितीय क्षेत्र में भी है। अधिकांश लेन देन बिजनेस टू बिजनेस समझौते के माध्यम से हो रहे हैं और ये इनफॉर्मल सेक्टर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को शुरू किया है, यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम इन कोऑपरेटिव सेक्टर। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की इंडिया, यानी भारत ने देश की सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को शुरू की है। देख लेते हैं इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारत कोऑपरेटिव सेक्टर में विश्व का सबसे बड़ा अन्न भंडारण योजना की शुरुआत की है, जिसे 31 मई 2023 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मंजूर किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सभी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी पीएसीएस स्तर पर गोदाम, प्रोसेसिंग यूनिट, कस्टम्स, हायरिंग सेंटर्स और फेयर प्राइस शॉप की स्थापना की जाएगी। हिंद सागर योजना के तहत 11 राज्यों 11 पीएससी में पहले से 9,775 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का निर्माण कर चुकी है। अगले 5 वर्ष में 700 लाख मीट्रिक टन की स्टोरेज क्षमता स्थापित की जाएगी, जिसकी लागत 1.2 लाख करोड़ अनुमानित है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि अनाज को बर्बादी से रोकना, किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना और खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वन टाइम रेगुलेशन स्कीम 2025 कहां लॉन्च की गई, यानी वेयर हैज द वन टाइम रेगुलेशन स्कीम 2025 बीन लॉन्च्ड। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी पुडुचेरी और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की पुडुचेरी, यानी पुडुचेरी में वन टाइम रेगुलेशन स्कीम 2025 लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि पुडुचेरी सरकार ने जुलाई 2025 में वन टाइम रेगुलेशन स्कीम 2025 की शुरुआत की, जिससे अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह योजना 1 मई 1987 से 16 जुलाई 2025 के बीच बने भवनों पर लागू होती है, जिसमें मालिकों को वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम द्वारा संचालित इस योजना में आवेदन शुल्क, सिक्योरिटी शुल्क व वर्गवार रेगुलेशन चार्ज होते हैं। सरकारी भवन और एड स्कूल को छूट दी गई है। योजना के तहत मालिकों को मकान सीलिंग, बिजली या जल आपूर्ति कटौती से सुरक्षा और नियमित नियमों के अंतर्गत लाभ मिलता है। इससे पुडुचेरी में हजारों अवैध संरचनाओं का वैध में परिवर्तन होगा, बेहतर शहरी नियोजन और नागरिकों की कानूनी सुरक्षा मिलना संभव होगा। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जाएगी। तो ये आपको महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। चीफ डिजाइन के लिए एनआईएलटी उत्कृष्टता केंद्र कहां उद्घाटन किया गया, तो नोएडा में किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस को लॉन्च किया है, तो ये आपको आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है, यानी विच कंट्री सेंट्रल बैंक्स हैज रिसेंटली ऑर्डर्ड द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन वाया एसएमएस। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूएसए, यूएई, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की यूएई, यानी हाल ही में यूएई के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि संयुक्त अरब इमारात के केंद्रीय बैंक ने एसएमएस और ईमेल आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण को समाप्त करने का आदेश दिया है। इससे वित्तीय सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले कमजोर मोड के रूप में देखा गया है। पत्र सूचना के अनुसार जुलाई 2025 से संस्करण शुरू होकर मार्च 2026 तक पूरी तरह लागू हो जाएगा। इस दौरान बैंक ग्राहकों को ऐप आधारित प्रमाणीकरण पर स्थानांतरित करेगा। एसएमएस ओटीपी की कमजोरियों जैसे सिम स्वैपिंग, फिशिंग, SS7 नेटवर्क जोखिम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बैंक उपयोगकर्ताओं को अब मोबाइल ऐप के माध्यम से इन ऐप ऑथेंटिकेशन के जरिए लेन देन की पुष्टि करनी होगी, जिससे सुरक्षा बढ़ेगा।
यूएई इस दिशा में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है और भारत, सिंगापुर, फिलीपींस समेत अन्य देशों में भी इस तरह की पहल पर काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 में 45 वर्ष की आयु में WTA प्रोफेशनल सिंगल्स मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है, यानी हु बिकम द वर्ल्ड सेकेंड ओल्डेस्ट फीमेल टेनिस प्लेयर्स टू विन अ WTA प्रोफेशनल सिंगल मैच इन जुलाई 2025 एट एज ऑफ 45। ऑप्शन ए वेनिस विलियम, ऑप्शन बी स्टेफी ग्राफ, ऑप्शन सी मार्टिना हिंगस और ऑप्शन सी सेरेना विलियम्स। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की वीनस विलियम्स जो है 45 वर्ष की आयु में WTA प्रोफेशनल सिंगल्स मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन गई है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि वीनस विलियम्स 45 वर्ष की उम्र में 22 जुलाई 2025 को वाशिंगटन डीसी के DC ओपन में विश्व नंबर 35 पेटन स्टेनर्थ को सीधे सेटों से हराकर पहला सिंगल्स मैच जीता है। इसे वह मार्टिना नवरातिलोवा जिसने 2004-47 में आयु में जीत दर्ज की थी के बाद WTA टूर पर जीत हासिल करने वाली ये दूसरी उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन गई है। यह उनकी लगभग 16 महीनों की प्रतियोगितात्मक रुकावट के बाद वापसी थी। मैच में उनकी सर्व और ग्रांड स्ट्रोक ने परिपक्व प्रदर्शन दिखाया जिससे 110 MPPS से अधिक स्पेस भी शामिल थे। हालांकि वह अगले दौर में पॉलिश खिलाड़ी मगडलेना फ्रेंच से हार गई, लेकिन उनके प्रदर्शन ने युवा खिलाड़ी और प्रशंसकों दोनों को प्रेरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 1000 साल पुरानी चोल संगम झील को किस राज्य में बहाल किया जाएगा, यानी द 1000 ईयर ओल्ड चोला गंगम लेक विल बी रीस्टोर्ड इन विच स्टेट। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में 1000 साल पुरानी चोल संगम झील को दोबारा से बहाल किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पुडुचेरी सरकार ने जुलाई 2025 में वन टाइम रेगुलेशन स्कीम 2000 सॉरी ये गलत है फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय स्वतंत्र कहां स्थापित होगा, तो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। आज का क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयात घोषित किया है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी मलेशिया। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।